हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग हमने कर ली थी, है ना। इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमने समझ लिया था, किस तरह से उसके अंदर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो आरएमएफ क्रिएट होता है। आरएमएफ क्रिएट होगा तो फैराडेज लॉ के थ्रू उसमें ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, सिंस वो सर्किट क्लोज होता है रोटर का। अब करंट आ गया तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको अपोज करना चाहेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर वो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया। मतलब आपका आरएमएफ जिस डायरेक्शन में घूम रहा था वो उसको कैच करने की कोशिश करेगा और रोटर भी सेम डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब टॉर्क, जो रोटेटिंग फोर्स या ट्विस्टिंग फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम? टॉर्क। तो एक टॉर्क अपने पास एक्सपीरियंस करेगा और उस टॉर्क के बेसिस पे ही वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। यहां दो चीजें आती थी कि रोटर की स्पीड जो एक्चुअली थी, रोटर जिस स्पीड से घूम रहा था वो आपके आरएमएफ की स्पीड से कम होता है ना। अगर वो स्पीड से कम होगा तभी तो आपके पास में रिलेटिव मोशन रहेगा और वो कटिंग प्रोसेस रहेगा और फैराडे के थ्रू आपको ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ वहां पे मिलेगा। अब यहाँ ये देखा था हमने कि अगर आरएमएफ की स्पीड हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है, एनएस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो रोटर की स्पीड हम बोलते हैं एन, है ना, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। अब वो जो डिफरेंस ऑफ स्पीड था वहां हमने उसको बोला था स्लिप होती है वो, कि अगर आपके पास में सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच में कोई डिफरेंस है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लिप के थ्रू। स्लिप एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। स्लिप हमने देख लिया था। उसके बाद में अब बात करेंगे कि अगर ये सारी चीजें हमने देख ली हैं तो सर्किट डायग्राम जो होगा, एक्चुअली अगर मुझे वाइंडिंग्स मैंने दे रखी हैं, 3 फेज वाइंडिंग स्टेटर में भी दे रखी है, 3 फेज वाइंडिंग मैंने रोटर में भी दे रखी है, राइट। तो अगर उन वाइंडिंग्स को मुझे एनालाइज करना है, राइट, उसके अंदर अगर मुझे कोई करंट फ्लो कर रहा है तो मुझे उसमें वैल्यूज पता रखनी है कि कितना करंट फ्लो करेगा या उसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा या कोई लॉसेस वगैरह भी होते हैं तो वो कितना होगा। उसको ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा या उनको सर्किट के फॉर्म में हमें देखना पड़ेगा। यहां एक चीज आपने अज्यूम करनी है पड़ेगी कि हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात की है। स्टेटर रोटर दोनों में हमारे पास में 3 फेज कनेक्शंस होते हैं, 3 फेज वाइंडिंग्स होती हैं। बट हम जब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम तीनों फेजेस में से सिर्फ एक फेज की बात करेंगे। हम सिंगल फेज के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे, उसको फिर हम 3 फेज में कन्वर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन पता है सिंगल फेज टू 3 फेज के बीच में, राइट। तो हम सिंगल फेज के बेसिस पे बात करेंगे। तो सर्किट डायग्राम की अगर बात करते हैं यार, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे हमने ट्रांसफार्मर में देखा था कि इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया था, सिमिलरली इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे किसका? इंडक्शन मोटर का। क्लियर है? देखिए तो पहला टॉपिक हमारे पास में क्या रहेगा अभी? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर जो होता है वो आपके ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसके जस्ट सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैग्नेटिज्म या वो प्रोसेस पूरा होता है फैराडे के लॉ के लिए, या फ्लक्स लिंकिंग वाला प्रोसेस होता है, वो कोर के थ्रू होता है। जबकि यहां पे क्या होगा आपका? वो यहां पे आपका एयर गैप में होगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है यहां पे। अदरवाइज आपने वहां पे भी अगर हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो सिंगल फेज सप्लाई स्टेटर पे दी, सिंगल फेज सप्लाई आपके रोटर, मतलब आपके पास स्टेटर के सेकेंडरी पार्ट। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और अगर हम इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं तो स्टेटर एंड रोटर। सेम चीजें हैं। आपने वहां पे प्राइमरी को सिंगल फेज वाइंडिंग दी, आपके सेकेंडरी से सिंगल फेज वाइंडिंग आपने ली, सेकेंडरी के अंदर आपके पास फैराडेज लॉ के थ्रू या म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टेटर को आपने 3 फेज सप्लाई दी, रोटर से आपने 3 फेज सप्लाई के थ्रू वहां से आउटपुट कलेक्ट कर लिया। तो डिफरेंस ये रहेगा कि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है जबकि इंडक्शन मोटर रोटेटिंग डिवाइस है। तो रोटेटिंग डिवाइस का जो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास में बनेगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमें बीच में जहां पे कोर हमने शो किया था उस कोर की जगह हमें रोटर और स्टेटर शो करना पड़ेगा। अदरवाइज सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। देखिए अगर सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम की तरह ही ये बनेगा। वो कैसे बनता है कि अगर मेरे पास स्टेटर पे मैंने एक वोल्टेज दिया V1, स्टेटर वाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस और उसका रिएक्टेंस मेरे पास कुछ होगा। इसको मैंने बोला R1, ये हो गया मेरे पास में X1। यहां वो फिक्टिशियस कंपोनेंट जो मेरे पास में लगते हैं वो इंडक्शन मोटर में भी आएंगे। क्यों आएंगे? मान के चलो हमने अब तक प्रिंसिपल में ये देखा था, वर्किंग प्रिंसिपल में, कि रोटर एक क्लोज्ड सर्किट होता है। अगर ये मान लो कि रोटर क्लोज सर्किट तो है लेकिन रोटर पे हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, अगर कोई लोड कनेक्ट हमने नहीं किया है तो वहां से करंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी, मतलब एक्स्ट्रा स्पीड में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो कैसे होता है? देखो मेरे पास में इंडक्शन मोटर है, रनिंग कंडीशन में है, मतलब मेरे रोटर की जो शाफ्ट या आउटपुट में निकल रही है ये रनिंग कंडीशन में इस तरह से घूम रही है। अगर यहाँ पे मैंने कोई लोड कनेक्ट किया है
तब तो कोई बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, मतलब नो लोड में आपकी रोटर घूम रही है, तो फ्री, एकदम फ्रीली घूमेगी, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितना भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसके अकॉर्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड आएगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैंने जैसे ही यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दिया जिसको घुमाने के लिए, तो बेसिक सी बात है, अगर मैंने किसी घूमती हुई चीज पे, शाफ्ट पे कोई लोड कनेक्ट किया है जिसको मुझे घुमाना है, तो शाफ्ट की स्पीड में इंस्टेंटली थोड़ी सी कमी आ जाएगी, शाफ्ट की स्पीड में इंस्टेंटली थोड़ी सी कमी आएगी, है ना, क्योंकि कोई स्टेशनरी चीज को आपने एकदम से रोटेटिंग चीज पे कनेक्ट किया है, तो शाफ्ट जो अपनी घूम रही थी उसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये इसको घुमा ना दे। जो आपने आउटपुट कनेक्ट किया उसको जब तक ये ना घुमा दे तब तक उसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आएगी। अब वो जो स्पीड में कमी रही, उस स्पीड की कमी की वजह से जिस तरह से ट्रांसफार्मर में आपके एक्स्ट्रा एक phi2 प्रोड्यूस होता था, उस एक्स्ट्रा करंट को वहां से लेने के लिए, सप्लाई से लेने के लिए, सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, आपकी जैसे रोटर की स्पीड में कमी आती है, ये इस रोटर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, आपके सप्लाई साइड से एक्स्ट्रा करंट को खींचेगा। जैसे ही वो एक्स्ट्रा करंट को वहां से खींचेगा, आपकी स्पीड वापस से मेंटेन हो जाएगी और सारी चीजें प्रॉपर्ली चलने लग जाएगी। तो ये सेम प्रिंसिपल की वजह से हमने यहाँ पे देखा है कि फिक्टिशियस कंपोनेंट्स हमने लगाने होते हैं। जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो करंट जो आता है हमारे पास में, वो नो लोड लॉसेस को सेटिस्फाई करने का काम आता है। सिमिलरली इंडक्शन मोटर में भी जब लोड कनेक्टेड नहीं है, इंडक्शन मोटर हमारी जब नो लोड ऑपरेशन में चल रही है, तो उसको लोड को एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है। जितना भी सप्लाई आई थी वो सिर्फ लॉसेस को सेटिस्फाई करने के काम आएगी, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और लॉस कंपोनेंट के काम आएगा। वही सेम चीज की वजह से हमने यहाँ पे उन लॉसेस को शो करने के लिए फिक्टिशियस कंपोनेंट्स यहाँ भी लगाए हैं। जिस तरह से ट्रांसफार्मर में लगाए थे उसी तरीके से हमने इंडक्शन मोटर में भी लगाए हैं। तो यहाँ पे अपने पास फिक्टिशियस कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ये होगा हमारे पास में RW, ये हो गया हमारे पास में XM, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब यहां से जब आगे हम बढ़ते हैं तो इस जगह पे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग आती है, जबकि हम अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा कनेक्टेड है किससे, ये हमारा कनेक्टेड है हमारे स्टेटर से, है ना। तो हम यहाँ पे वो स्टेटर बना देते हैं कि हमारा ये प्राइमरी साइड जो है ये स्टेटर से कनेक्टेड है। इस तरीके से देखिए, ये हमारी स्टेटर से कनेक्टेड है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। इसके बीच में हमारे पास में ये क्या है, ये हमारी रोटर है और इसका ये मोटर का फ्रेम है जिसके ऊपर ये, जिस बेस पे ये टिकी हुई है। ये जो हमारे पास प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है ये कनेक्टेड किससे है, ये हमारे स्टेटर से कनेक्टेड है। जबकि ट्रांसफार्मर में क्या होता था, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हम दिखाते थे, बीच में डबल पैरेलल लाइन शो करते थे, जिसकी वजह से हम क्या बोलते थे, वो कोर है। जबकि हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये स्टेटर से कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग जो होगी वो हमारी इस रोटर से कनेक्टेड होगी, ये हमारी इस रोटर से कनेक्टेड होगी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, उसका एक रिएक्टेंस होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको R2, इसको बोलेंगे हम X2। और इस तरफ अगर आपने लोड कनेक्ट कर दिया तो आपकी लोडिंग इफेक्ट जो भी होगा वो सारा का सारा सेकेंडरी साइड से कनेक्ट होगा, ये आपका लोड हो गया। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो ये हमारे इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, एज सिमिलर टू योर ट्रांसफार्मर, दैट्स इट। अब यहां पे हमें बात ये करनी है कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास में क्या होता है, एक K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हम बात करते हैं, जबकि इंडक्शन मोटर में हम किसकी बात करते हैं, S स्लिप की बात करते हैं। तो अगर मुझे इसको भी ट्रांसफार्मर की तरह रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी की तरह बोलना है, तो मुझे किस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, स्लिप को। तो उस स्लिप को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलता हूं कि मुझे प्राइमरी साइड पे यहां पे जो EMF मिल रहा था वो E1 मिल रहा था, है ना, यहां जो मुझे वोल्टेज मिल रहा था प्राइमरी साइड में वो E1 इंड्यूस हो रहा था, जबकि सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज मेरे पास में इंड्यूस हो रहा है वो E2 इंड्यूस हो रहा है। जबकि अगर मैं बात करता हूं स्लिप को कंसिडरेशन में लेते हुए, तो रोटर में जो आपके पास में EMF इंड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा स्लिप टाइम्स योर EMF, मतलब S से मल्टीप्लिकेशन उसका हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप अपने रिएक्टेंस की बात करते हो, रोटर के रिएक्टेंस की, तो वो भी स्लिप टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा आपका। अगर स्लिप पे डिपेंडेंसी देखते हो तो आपके रोटर रिएक्टेंस की डिपेंडेंसी होती है, वो स्लिप टाइम्स बढ़ जाता है। और अब अगर बात करते हैं रोटर में इंड्यूस्ड EMF की, तो वो भी स्लिप टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा SE2, ये हो जाएगा आपका SX2। यहां पे अगर अब हम करंट को भी फ्लो करवाते हैं तो इधर की तरफ से अगर मेरे पास में करंट आ रहा है I1, यहां मेरे पास में करंट चल जाएगा I0। तो यहां पे कितना करंट फ्लो करता है, K I2 डैश। इस K को आपने किसके रेस्पेक्ट में देखना है, आप स्लिप के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर यहां से करंट फ्लो करेगा तो कितना करेगा, ये करंट फ्लो करता है हमारा I2 डैश। क्लियर है ये चीज। अब यहां पे अगर मैं एक चीज और आपको बताऊं कि इस एयर गैप में
जो आरएमएफ आपका घूम रहा था, आरएमएफ जो आपका घूम रहा था, किस स्पीड से घूम रहा था? आरएमएफ घूम रहा है एट एनएस स्पीड से, इस डायरेक्शन में, है ना। और आपकी रोटर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में घूम रही है, बट किस स्पीड से? रोटर किस स्पीड से घूम रही है? एट एन स्पीड से। और आपका आरएमएफ घूम रहा है, वो घूम रहा है एनएस स्पीड से। और यहां आपको एक चीज ये पता थी कि स्पीड ऑफ आरएमएफ एनएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर स्पीड ऑफ रोटर। यह आपका इक्विवेलेंट सर्किट है इंडक्शन मोटर का। क्लियर है ये चीज? अब एक बात करते हैं कि मान के चलो यहां से मैंने सप्लाई दी, सारी चीजें प्रोसेस हुआ, आरएमएफ आपका क्रिएट हुआ, बीच में कंडक्टर्स थे तो कटिंग हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ SE2। अब इस ईएमएफ इंडक्शन के बाद में लोड कनेक्टेड है तो आपका आउटपुट में उस अकॉर्डिंगली आपको चीजें मिल जाएंगी। जनरेटर है तो वोल्टेज मिल जाएगा, इंडक्शन मोटर है तो रोटेटिंग मोशन आपको आउटपुट पे कलेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज ये ध्यान रखने की है कि अगर मेरा आरएमएफ आ रहा है जो एनएस स्पीड से घूम रहा है, रोटर्स को मतलब स्टेशनरी कंडक्टर्स जो हैं रोटर के अंदर, उनको अगर वो कट कर रहा है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट फ्लो कर रहा है, अब वो अपने अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटिंग फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स या टॉर्क। तो वो टॉर्क किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, है ना। क्या वो टॉर्क हमारे पास में प्राइमरी साइड की कोई वैल्यूज हो, करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, या सर्किट के पैरामीटर्स आर एक्स इन पे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है, या हमारे स्लिप, हम जिस स्लिप की बात कर रहे हैं उस पे डिपेंड किस तरीके से करता है। तो ये डिपेंडेंसी हम देखेंगे। बेसिकली हमें फोकस किस पे रखना होगा? टॉर्क और स्लिप पे। कितनी स्लिप के बेसिस पे आपको कितना टॉर्क मिलता है, अगर आप वो डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं तो उसके बाद में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि टॉर्क और स्लिप की डिपेंडेंसी के बेस पे हम बना पाएंगे क्या? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उस टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क क्या होता है, किस तरीके से वो टॉर्क निकलेगा हमारा टॉर्क। ठीक है, यहां पे टॉर्क की डिपेंडेंसी जो होती है, बेसिक फॉर्मूला जो टॉर्क का होता है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस पे बताऊंगा, एक या दो फॉर्मूला आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ उतना सा ध्यान रखना क्योंकि डीपली आपको नॉलेज लेने की अभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको उस चीज की डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको उस अकॉर्डिंगली सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अभी मैं टॉर्क की बेसिक दो इक्वेशंस आपको बता देता हूं कि किस तरह से रहती है। तो पहला, इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इज प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi2। अब ये एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है कि टॉर्क की डिपेंडेंसी किस पे है। पहली चीज आपके E2 मतलब रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस पे, रोटर के करंट पे, और उन दोनों करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल जो होता है फाई, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टॉर्क की एक इक्वेशन हमारे पास में हो गई। जब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकलती है टॉर्क T इज इक्वल टू K S E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर, S इंटू X2 स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का। एक और ये फॉर्मूला होता है। इससे एक चीज और क्लियर होती है कि सेम चीज टॉर्क जो है हमारा, बेसिकली इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको टॉर्क की डिपेंडेंसी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि टॉर्क जो है रोटर सर्किट पे डिपेंड करता है, रोटर सर्किट के रेजिस्टेंस पे और रोटर सर्किट के रिएक्टेंस पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, टॉर्क जो है हमारा रोटर सर्किट के इंड्यूस्ड ईएमएफ पे भी डिपेंड करता है, और टॉर्क जो है हमारा स्लिप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें बाकी सब चीजों को छोड़ के किसको फोकस करना है? टॉर्क की डिपेंडेंसी देखनी है स्लिप पे। अब स्लिप हमारे पास में इस इक्वेशन में न्यूमरेटर में भी आ रही है और डिनोमिनेटर में भी आ रही है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर में मेरे पास आ रही है और डिनोमिनेटर में भी आ रही है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। आप टॉर्क की स्टार्टिंग कंडीशन में बात करोगे और टॉर्क की रनिंग कंडीशन में बात करोगे, है ना। उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि एक बार टॉर्क आपका स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, एक बार टॉर्क आपका स्लिप के इनवर्स प्रोपोर्शनल में रहता है। अगर आप स्टार्टिंग की बात करते हो तो वहां आपका जिस तरह से स्लिप बढ़ेगी उस तरह से आपका टॉर्क बढ़ेगा, बट जब आप रनिंग कंडीशन में आ जाते हो तो वहां पे क्या रहेगा? वो इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा, और इनवर्स रिलेशन में आते ही उसमें क्या बोलेंगे हम कि टॉर्क हमारे स्लिप के साथ में इनवर्स रिलेशन में है, या अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्लिप हमारी कम हो जाएगी, अगर स्लिप हम बढ़ती है तो टॉर्क हमारा कम हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो यहां हम बात करेंगे दो तरह के रीजंस की। एक्चुअली हमारा इंडक्शन मोटर दो रीजंस में काम करता है, एक को बोलते हैं लो स्लिप रीजन, एक को बोलते हैं हाई स्लिप रीजन। वो दोनों रीजंस की मैं बात करता हूं, वहां डिपेंडेंसी देखिए किस तरह से आएगी। पहले हम बात करते हैं लो स्लिप रीजन की। लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि आपका जो टॉर्क है लो स्लिप रीजन में, आप इसको क्या बोल सकते हो? स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर, है ना। तो लो स्लिप रीजन में आप ये देख सकते हैं कि आपका टॉर्क जो है वो आपके स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
लो स्लिप रीजन में आपका टॉर्क आपके स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप हाई स्लिप रीजन की बात करते हो, हाई स्लिप रीजन की बात करते हो, तो यहां पे क्या होने वाला है, हाई स्लिप रीजन में अपने पास क्या रहेगा कि आपका टॉर्क जो है वो स्लिप के इनवर्स रिलेशन में रहता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या क्लियर होता है, लो स्लिप रीजन में हमारे पास टॉर्क स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, जबकि हाई स्लिप रीजन में टॉर्क स्लिप के इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है। अब हम अगर टॉर्क और स्लिप के इस रिलेशन के बेस पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, एक तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे टॉर्क और स्लिप के बीच में, वहां से हमें पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी कि इंडक्शन मोटर किस तरह से वर्क करता है, कि टॉर्क किस तरह से चेंज होता है स्लिप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अब एक बार। अब इस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी आपको उस ग्राफ से मेन फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक तरह से डीप टॉपिक है, उसमें काफी आपको नॉलेज चाहिए होगी उसको पूरी तरह से समझने के लिए, बट आपके कोर्स के लिए उसका ओवरव्यू ही कंसिडरेबल है। तो मैं सिर्फ एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाऊंगा, उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, इतना आपके कोर्स में है, जबकि इसको पूरी डिटेल में समझने के लिए कि इस तरह से चेंजेस क्यों आए थे, वो सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कंटिन्यू करनी पड़ेगी। राइट, तो हम यहां पे ड्रॉ करते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि टॉर्क और स्लिप के बीच में हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट्स इट। हमें टॉर्क और स्लिप के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हम यहां पे लेते हैं हमारा टॉर्क, ठीक है, और इस वाले पे हम लेते हैं स्लिप। तो यहां इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन ड्रॉ करना है, उससे पहले टॉर्क की इक्वेशन मैंने आपको बता दी है, किस किस पे रिलेट करता है, वो किस किस पे डिपेंड करेगा स्लिप के बेसिस पे। और स्लिप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्लिप का फॉर्मूला कितना था, S इज इक्वल टू NS माइनस N डिवाइड बाय NS, है ना। परसेंटेज फॉर्म में लोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना था। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि स्लिप की रेंज जो होती है वो 0 to 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर में आपकी स्लिप की रेंज जो होती है वो 0 to 1 के बीच में रहेगी, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टार्टिंग में ये जो हमारा ओरिजिन होता है, यहां पे हम मानते हैं कि हमारे स्लिप की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको टॉर्क देखना होगा तो वहां पे स्लिप की वैल्यू आपके पास 1 मिलेगी। वहां पे स्लिप की वैल्यू 1 क्यों मिलेगी, क्योंकि स्पीड आपकी रोटर की जो है वो 0 है। रनिंग कंडीशन के अंदर देखेंगे तो वहां पे स्लिप की वैल्यू आएगी, जबकि स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू 1 क्यों है, आप यहां देखिए NS माइनस N डिवाइड बाय NS। अगर रोटर घूम ही नहीं रहा है, सिंस स्टार्टिंग में रोटर नहीं घूमता, तो अगर N की वैल्यू 0 है तो NS डिवाइड बाय NS, दैट मींस 1। तो स्टार्टिंग में या मोटर को स्टार्ट करते टाइम पे आपकी स्लिप की वैल्यू रहेगी 1। धीरे धीरे जैसे आपकी रोटर या आपकी इंडक्शन मोटर जो है वो रनिंग कंडीशन में आएगी, स्लिप की वैल्यू आपकी 1 से घटते 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 कहां तक पहुंच जाएगी, 0 पे। और वो 0 कब हो जाएगा, जब इसकी स्पीड, रोटर की स्पीड आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी, तब आपकी स्लिप 0 हो जाएगी। लेकिन स्लिप 0 हमें नहीं करनी होती है, क्योंकि हमें वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। तो स्लिप की वैल्यू 0 to 1 के बीच वेरी करती है, बट वो 0 पे नहीं होगी, कुछ ना कुछ एक उसकी वैल्यू रहेगी, और उसको हम बोल सकते हैं जस्ट टेंडिंग टू 0, एक तरह से बहुत मिनिमम वैल्यू पे रहना चाहिए वो। और उसको हम बोलेंगे रेटेड कंडीशन या वर्किंग कंडीशन, की आपके इंडक्शन मोटर उस रीजन में एक्चुअली काम कर रही है। ठीक है, अब उस रिलेशन के बेस पे कि टॉर्क और स्लिप के रिलेशन के बेस पे टॉर्क स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है, स्लिप को अगर हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं या हम रनिंग कंडीशन से स्टार्ट करके, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करके रनिंग कंडीशन में लेके जा रहे हैं, तो टॉर्क कैसे बढ़ेगा, किस तरह से घटेगा, उस तरह से हम चीजों को ड्रॉ करते हैं। अब तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं स्टार्टिंग में आपकी इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में आएगी कैसे, उसको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होगा, है ना। स्टार्टिंग में उसको एक वो फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स चाहिए होगा, तभी तो वो रन करना स्टार्ट करेगा। अगर टॉर्क की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हो जाएगी तो रन ही नहीं होगी कुछ ना कुछ। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क आपका स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग टॉर्क से। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, TST, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क। मोटर को हमने सप्लाई दे दी, उसको स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करते ही वहां पे एक स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, उसके बेस पे आपकी रोटर ने घूमना स्टार्ट किया धीरे धीरे। जैसे जैसे आपकी रोटर ने स्टार्ट किया घूमना, अब ये बढ़ेगी आपकी वैल्यू, है ना, ये वैल्यू आपकी बढ़ेगी। मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंचने के बाद में धीरे धीरे अब ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको वापस यहां से ड्रॉ करते हैं, देखिए पहले ये वैल्यू बढ़ेगी आपकी, और उसके बाद धीरे 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 वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, और फिर आगे जाके इस तरह से टर्न करेगा। तो आपका टॉर्क और स्लिप का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है इंडक्शन मोटर में। और ये जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिली है, टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां मिली है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क।
इसको हम बोलेंगे क्या, टी एम, या इसको बोल सकते हो आप मैक्सिमम टॉर्क, और ये मैक्सिमम टॉर्क को और क्या नाम दे सकते हैं हम, पुल आउट टॉर्क। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पुल आउट टॉर्क। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां से अगर मैं ये बात करता हूं कि मेरे पास दो तरह से रिलेशन आया, कि पहले अगर मेरे पास में स्लिप कम हो रही है तो जो मेरे पास टॉर्क है वो बढ़ रहा है, मतलब यहां मेरे पास में क्या हो गया, ये एक तरह से इनवर्स रिलेशन, मतलब हाई स्लिप रीजन की बात हो गई, और यहां पे क्या हो गया, ये लो स्लिप रीजन। अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ कर देता हूं, मान लो इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देता हूं पूरे ग्राफ को यहां से, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक और यहां से लेकर के आगे तक आपका जो वैल्यू है स्लिप में, उसमें हाई स्लिप रीजन कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यूज कहां कहां हैं, 1 और उसके आसपास के रीजन में आपको हाई वैल्यू मिलेगी, और इस पॉइंट के बाद में तो उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो यहां इसको हम बोलेंगे लो स्लिप रीजन, इसको हम बोलेंगे हाई स्लिप रीजन। ठीक है, ये हमारे पास में हाई स्लिप रीजन हुआ। हाई स्लिप रीजन में आपने देखा कि टॉर्क जो होता है वो स्लिप के साथ इनवर्स रिलेशन में रहता है। अगर हमारे पास में स्लिप की वैल्यू कम हो रही है तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद में क्या होगा कि स्लिप की वैल्यू भी कम हो रही है और टॉर्क की वैल्यू भी कम हो रही है, तो लो स्लिप रीजन में आपके पास में वो दोनों के दोनों सेम रिलेशन में आ गए। तो यहां हमें ये ड्रॉ कर देना है। अगर मैं इस तरीके से इसको बताता हूं तो ये वाला पॉइंट जो रीजन है मेरे पास में, इस वाले रीजन को हम क्या नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे हाई स्लिप रीजन, है ना, हाई स्लिप रीजन। और ये जो सेकेंडरी पार्ट है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलेंगे, जब तक ये अपनी नॉर्मल स्पीड पे रहती है उसको हम बोलेंगे लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन। यहां पे आपका कंफ्यूजन एक बन सकता है, वो कंफ्यूजन क्या होता है कि नॉर्मली हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें कोई भी पॉइंट हो, अगर स्लिप की बात हो तो वो इस पॉइंट से बढ़नी चाहिए, और टॉर्क की बात होती है वो भी ओरिजिन से बढ़ना चाहिए, बट यहां पे उल्टा हो रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। हाई स्लिप रीजन में हमने बोला कि इनवर्स होता है, स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा, स्लिप कम होगी तो टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन दोनों इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। बट बात क्या है कि स्लिप जो है इस वाली डायरेक्शन के अंदर कम हो रही है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद में आगे बढ़ाओगे तो वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये सही है कि इनवर्स रिलेशन में रहता है यहां पे, और यहां रहता है वो डायरेक्ट रिलेशन में। अब जब मैंने बोला कि यहां पे स्लिप इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पे मैं और क्या बोल सकता हूं, अगर स्लिप 1 है तो स्पीड मेरे पास में कितनी हो जाएगी, रोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, है ना, रोटर की स्पीड 0 हो जाएगी। और यहां पहुंचते पहुंचते मान लो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं जहां पे मेरे पास में आरएमएफ की स्पीड थी ns। अगर मेरी रोटर की स्पीड ns के बराबर हो गई तो इंडक्शन मोटर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, बंद कर देगा। अगर ns से थोड़ा सा पहले, या फिर मैं बोलता हूं इस रीजन में मेरे पास में रोटर की स्पीड पहुंचती है n पे, मेरे पास रोटर की स्पीड पहुंचती है n पे, जो कि ns से इतना कम है ना, ns से उसकी वैल्यू इतनी कम है। अगर ns के बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू स्लिप की कितनी हो जाएगी, 0। तो मतलब क्या हुआ कि आपका इंडक्शन मोटर है स्लिप की वैल्यू 0 से लेकर के स्लिप की वैल्यू 1 तक ही वेरी करता है। स्लिप की वैल्यू 0 ns पे है, जबकि वहां पे स्लिप 0 हो गया, स्लिप की वैल्यू 1 है जबकि वहां पे स्पीड अपने पास में 0 हो गई। वर्किंग रीजन अपने पास में ये रहेगा कि इस वाले रीजन में आपके पास इंडक्शन मोटर जो है वो वर्क करेगी। अगर यहाँ पे एक आप रीजन ड्रॉ करते हो तो आपका वर्किंग रीजन जो रहता है, इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के बाद में किस रीजन में काम करेगी, तो वो ये रीजन है। इंडक्शन मोटर आपके इस रीजन में काम करेगी, और इस रीजन में काम करते करते आपको एक पॉइंट यहां पे क्या मिला, ये टॉर्क का आपको ये पॉइंट मिला। तो इसको आप क्या बोलोगे, वर्किंग टॉर्क, या वर्किंग टॉर्क के अलावा क्या बोल सकते हो आप इसको, फुल लोड टॉर्क, वर्किंग टॉर्क या रनिंग टॉर्क। इसको आप क्या बोल सकते हो, रनिंग टॉर्क। कि यहां आपकी मोटर जो है इतना टॉर्क उसको कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा, तो वो इस रीजन में कॉन्स्टेंटली वर्क करती रहेगी। आपने स्विच ऑन किया, आरएमएफ आया, कटिंग हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस किया, कितना टॉर्क रहा स्टार्ट करने के बाद में, आपको इतना कुछ टॉर्क मिला है, और इस रीजन में आपकी मोटर काम करना स्टार्ट करती रहेगी। ठीक है, ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके वर्किंग प्रिंसिपल था आपके इंडक्शन मोटर का कि इस तरीके से काम होता है। अब यहां एक चीज आपने ध्यान क्या रखनी है कि देखिएगा, अच्छा मैं एक काम करता हूं, ये थोड़ा बराबर हो गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो आपके रनिंग टॉर्क से कम होता है। तो मैं अगर ये यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहता हूं, ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं बस। देखिए ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है, उस स्टार्टिंग टॉर्क को मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं क्योंकि वो बनाते टाइम पे थोड़ा बराबर आ गया। ये आपके पास में इससे कम रहेगा एक्चुअली, यहां मान लो, ठीक है, ये आपका टीएसटी है, कोई चेंज नहीं है, जस्ट ये रिलेशन देखना था कि ये आपके पास में थोड़ा सा ऊपर रहता है, मतलब रनिंग टॉर्क जो होगा स्टार्टिंग टॉर्क से आपके पास में ज्यादा ही होगा। अब अगर मैं यहां पे ये बात करता हूं
मैंने जब इंडक्शन मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, या मैं ये बोलता हूं कि कंस्ट्रक्शनल फीचर्स बताए थे, तो उसमें हमने दो तरह के रोटर्स पढ़े थे। पहला हमारे पास में था स्क्विरल केज रोटर और दूसरा था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज में क्या कमी थी कि हमने स्लिप रिंग काम में लिया? स्क्विरल केज के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क हमें कम मिल रहा था, तो अगर आपने बहुत हाई लोड लगाना है तो आपकी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग टॉर्क कम है, उसकी स्टार्टिंग में स्पीड ही बहुत कम है। अगर आपने लोड लगा दी तो वो रुक जाएगी, काम ही खत्म हो गया। तो आपने क्या करना है, एक ऐसी रोटर बनानी है या एक ऐसी इंडक्शन मोटर बनानी है जो आपको स्टार्टिंग में भी काफी अच्छी स्पीड दे, जिससे आपने हाई लोड अगर स्टार्टिंग में कनेक्ट करना है तो आप उससे कनेक्ट कर पाओ। इसके लिए हमने देखा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग के थ्रू हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए रोटर के सर्किट में, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग टॉर्क हमारा जो होता है रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड हमारे पास करता है। ये रहा रोटर का S/E2 R2, ये हमारे पास R2 है, रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आपका टॉर्क भी बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहां से क्या बोल सकते हो आप कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क TST जो होता है प्रोपोर्शनल टू आपके R2 होता है, रोटर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अगर आपका रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। अब बात आई थी कि रोटर के रेजिस्टेंस को हमने कैसे बढ़ाया था। हमने शाफ्ट पे 3 स्लिप रिंग्स लगाई थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था। स्टार्टिंग में उनकी वैल्यूज कुछ रखते हैं तो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है, जब वो रनिंग कंडीशन में आता है तो उन रेजिस्टेंसेस को वहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऐसी हमने बात की थी। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क की डिपेंडेंसी हमने देखी थी कि रोटर के रेजिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करता है ना। अब यहां पे अगर आप चाहते हो कि इस स्टार्टिंग टॉर्क को आपने बढ़ाना है, आप इसकी वैल्यू ऊपर करना चाहते हो, है ना, स्टार्टिंग में आपको इतना टॉर्क मिले। अगर मान लो मैं इसको स्क्विरल केज बोलता हूं, ये स्क्विरल केज का है, तो स्लिप रिंग का कहां होगा? स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क इससे कहीं ना कहीं ऊपर होगा, मतलब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं होगा। तो स्लिप रिंग का इंडक्शन आपका जो टॉर्क होगा वो यहां पे कहीं ना कहीं मिलने वाला है। इसको मैं क्या बोलूंगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और ये क्या होता है आपके पास में? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो स्लिप रिंग का अगर स्टार्टिंग टॉर्क मुझे ज्यादा मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? जब आप रोटर के रेजिस्टेंस के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड करोगे या आपने R2 की वैल्यू को बढ़ा दिया, तब जाके आपको स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलेगा। तो अगर ये स्टार्टिंग टॉर्क आपको हाई मिलता है तो इस स्टार्टिंग टॉर्क के बेस पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी? जब स्टार्टिंग टॉर्क ही हाई हो जाएगा तो आपकी ये वैल्यू जो बनेगी वो इस तरह से आएगी, ये वैल्यू आपकी इस तरीके से आएगी। पहले यहां से आपने इसको स्टार्ट किया और ये जस्ट इसके पैरेलल ही चलती रहेगी, तो आपके पास क्या मिला कि अगर स्टार्टिंग टॉर्क आपका हाई है तो आपको एक चीज ये ध्यान रखने को मिली कि जो मैक्सिमम या पुल आउट टॉर्क आपको मिलता है, यहां इस ग्राफ में देखिए कि मैक्सिमम या ये जो पुल आउट टॉर्क मिला वो इस पॉइंट पे मिला है। किसमें? स्क्विरल केज में। जबकि स्लिप रिंग के पे हमको जो ये वैल्यू मिली है वो कहां मिली है? यहां पे अगर मैं इस पॉइंट को TM बोलता हूं तो ये जो पुल आउट टॉर्क मुझे मिला है वो कहां मिला है? वो वैल्यू मुझे मिली है कुछ पहले। मतलब इस पॉइंट पे स्लिप की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे स्लिप की वैल्यू से क्या है? ज्यादा है। तो आपको हाई स्लिप रीजन में जब आपके पास में स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलेगा तो आपने एक चीज ध्यान रखी कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलते ही आपको जिस पॉइंट पे या जिस स्लिप की वैल्यू पे मैक्सिमम या पुल आउट टॉर्क मिलेगा वो वैल्यू आपकी स्लिप की ज्यादा होगी। मतलब अब आपको स्लिप की वैल्यू पता करनी है कि किस स्लिप पे आपको पुल आउट टॉर्क मिलता है। यहां पे मैं इनका नाम भी लिख देता हूं कि TM जो एक्चुअली आपके पास में, इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम टॉर्क, या फिर मैक्सिमम टॉर्क, या फिर क्या बोलेंगे इसको? पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क या पुल आउट टॉर्क। अब बात यह आती है कि मैक्सिमम टॉर्क या पुल आउट टॉर्क आपकी किस वैल्यू पे रहती है, कि मैक्सिमम टॉर्क आपको किस स्लिप पे मिलेगा। तो वो एक रिलेशन है स्लिप का रोटर के वेरिएबल्स के साथ में, मतलब रोटर के रेजिस्टेंस और रोटर के रिएक्टेंस के साथ में, कि मैक्सिमम स्लिप आपको वो कहां मिलने वाली है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होता है? SM इज इक्वल टू R2/X2। ये रिलेशन एक्चुअली इस तरीके से आया था कि R2 इज इक्वल टू क्या होता है? R2 इज इक्वल टू SX2 निकल के आता है हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो किस स्लिप पे आपको मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क मिलेगा वो आपकी मैक्सिमम स्लिप हो जाएगी। वो मैक्सिमम स्लिप कब होती है? जब आपके पास में R2 और X2 दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये जो स्लिप की वैल्यू आई है, ये स्लिप क्या है? ये SM स्लिप है। यहाँ पे आपके पास में मैक्सिमम टॉर्क वहां मिलता है जहां पे मैक्सिमम स्लिप होती है। वो मैक्सिमम स्लिप कब होगी? जब R2 और X2 आपके पास बराबर होंगे, उनका रिलेशन जो होगा वो 1 होगा।
ठीक है, तब जाके ये वैल्यू आपके पास में यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वैल्यू यही चाहिए कि s इज इक्वल टू 1 पे ही चाहिए, तो ऐसा कोई ग्राफ बनेगा जब ये पॉइंट आपका tm खिसकते से खिसकते यहाँ आ जाएगा, तो tm आपको उस टाइम पे यहाँ पे मिल जाएगा और आपका बाकी का ग्राफ उस अकॉर्डिंग रहेगा। ये इस तरीके से आपका बाकी का ग्राफ रहेगा। तो इस पॉइंट पे आपको जो वैल्यू मिली, वहां पे स्लिप की वैल्यू आपके पास 1 है, तो यहां हम क्या बोल सकते हैं कि इस जगह पे आपका आर और एक्स की, रोटर का रेजिस्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस दोनों बराबर होते हैं स्लिप इज इक्वल टू 1 पे। ये रिलेशन ने यहां देखा है कि अगर रोटर का रेजिस्टेंस और रोटर का रिएक्टेंस बराबर हो गया, तो आपके पास में अगर R2 इज इक्वल टू X2 हो गया, तो मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है 1। और ये कहां होती है? ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होती है, और कहीं नहीं होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगी। और कहीं वैल्यूज आपके R और X की बराबर नहीं होती, इसलिए वहां पे जो SM की वैल्यू होती है वो कुछ ना कुछ होती है। वो किस पे डिपेंड करती है? R2 बाई X2। जितनी वैल्यू R2 की होगी, जितनी वैल्यू X2 की होगी, इनका आप रेशो निकालो, वो आपके पास में स्लिप की वैल्यू है, वो स्लिप की वैल्यू जिस पे आपको मैक्सिमम या पुल आउट टॉर्क मिलने वाला है। ठीक है, काफी ऐसा हो गया होगा, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डीप में चले गए हैं, तो आपने पता है इसमें क्या ध्यान रखना है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने टॉर्क और स्लिप के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना है। टॉर्क के आपने इक्वेशंस बता देने हैं कि इस तरह से डिपेंडेंसीज की होती है। टॉर्क का ये इक्वेशन आपने ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क का आपने ये रिलेशन ध्यान रखना है कि वो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है रोटर रेजिस्टेंस पे बराबर पे डिपेंड करता है। आपने लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन के बारे में पता रखना है कि लो स्लिप रीजन में डायरेक्ट रिलेशन होता है और हाई स्लिप रीजन में इनवर्स रिलेशन होता है। इसके बेस पे आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपके पास में टॉर्क मिलता है स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग में आपको स्पीड मिलती है 0, तो अगर 0 स्पीड है तो स्लिप कितनी हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी 1। धीरे धीरे आपकी स्लिप क्या करेगी? ये आपका ग्राफ जब ड्रॉ हुआ था तो स्टार्टिंग से जब रनिंग कंडीशन में आया, तो रनिंग कंडीशन में स्पीड कितनी होती है? मैक्सिमम स्पीड n इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगी? मैक्सिमम ns तक, तो ns तक जाएगी। अगर स्पीड आपकी रोटर की ns हो गई तो स्लिप 0 हो जाएगा, मतलब स्लिप आपकी 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हम ये बोलते हैं कि हमारा रोटर जो है ns स्पीड पे नहीं घूमता, वो घूमता है ns से कुछ कम स्पीड पे, जिसको हम बोलते हैं रेटेड स्पीड n। तो इस n रीजन के आसपास वाले एरिया में ही आपकी मोटर जो है वो रनिंग कंडीशन में रहती है। और जिस पॉइंट पे, जिस रीजन पे हमने खत्म किया, वो जो पॉइंट हमारे पास में रहेगा उसको हम बोलेंगे रनिंग टॉर्क। जो हमारे मैक्सिमम वैल्यू मिली उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम टॉर्क या पुल आउट टॉर्क। ठीक है, ये इतना आपने ध्यान रखना है आपके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस इंडक्शन मोटर में सारी चीजें हो गई, सप्लाई दी, आरएमएफ आया, ईएमएफ आया, करंट आया, फिर फोर्स आया जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, और घूमना स्टार्ट हो गया। इन सब के अंदर हमने सर्किट डायग्राम में बना लिया, लेकिन अब बात यह आएगी कि इसके अंदर कहां कहां लॉसेज हुए थे, या हमने जो पावर उसको इनपुट पे दिया, कितना अमाउंट ऑफ पावर आपको आउटपुट पे मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैकेनिकल आउटपुट आपको मिल रहा है। इसको चेक करने के लिए हम बोलेंगे, अब क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम? पावर स्टेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर। की इंडक्शन मोटर पूरा हम देखेंगे, एक स्टेटर बनाएंगे, स्टेटर के बाद में एयर गैप होता है, उसके बाद रोटर देखेंगे, रोटर के बाद में शाफ्ट होती है, वो किस तरह से घूम रही है वो देखेंगे। अब इन अलग अलग स्टेजेस पे कौन कौन से लॉसेज होते हैं, एक वो सिंगल सा अपन एक स्लाइड के अंदर वो सारी चीजें देखेंगे, तो आपके वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, किन पॉइंट पे कौन कौन से लॉसेज होते हैं और टोटल लॉसेज जो इंडक्शन मोटर में है वो कितने होते हैं। ठीक है, देखिए, तो पावर स्टेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पावर स्टेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर। पावर स्टेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के पावर स्टेजेस मतलब हर स्टेज पे कि स्टेटर पे कितना लॉस हो रहा है, रोटर पे कितना लॉस हो रहा है, एयर गैप में कितना हो रहा है, शाफ्ट पे कितना हो रहा है, ये अलग अलग स्टेजेस पे ध्यान रखेंगे, डायग्राम के थ्रू पता करेंगे, तो वो चीजें लर्न करना हमारे लिए काफी ईजी होगा, उनको याद करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। देखिए किस तरह से होता है। तो यहां सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारा स्टेटर। स्टेटर को अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं कि मान लो ये मेरा स्टेटर है, ठीक है, इस स्टेटर में, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये मेरा एक हॉलो सिलेंडर स्ट्रक्चर है, ये मेरा स्टेटर है। ठीक है, अब इस स्टेटर में मैंने क्या किया? 3 फेज सप्लाई दी हुई है। इस स्टेटर में मैंने इस तरीके से 3 फेज सप्लाई दी हुई है। इसको हमने क्या बोला है? ये है मेरे पास में 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई। इस स्टेटर के बाद में ये जो एयर गैप बचा बीच में, यहां पे क्या है? सिंपली एयर गैप बोलते हैं अपन। उस एयर गैप के बाद में हमारे पास में क्या आएगा? हमारे रोटर आएगी। यहां मैं बनाता हूं एक हमारी रोटर, ये मेरे पास में है रोटर।
ठीक है। अगर इस रोटर के बाद में यहां से मेरे पास कनेक्टेड था क्या, शाफ्ट, ये मेरे पास आ गया मेरा शाफ्ट। क्लियर है ये चीज भी? अगर ये शाफ्ट आ गया है तो अब क्या करना है, इस स्टेटर के अंदर अगर ये रोटर जाएगी तो स्टेटर, बीच में एयर गैप, देन आपका रोटर और आपका शाफ्ट, और यहां से आप आउटपुट ले सकते हो। यही चीज थी। अब यहां पे आप बनाएंगे कौन कौन सी चीजें आपके वर्किंग प्रिंसिपल के थ्रू आई। आपने सबसे पहले 3 फेज सप्लाई दी। 3 फेज सप्लाई देते ही यहां पे आपके पास में क्या, वोल्टेजेस सप्लाई आना स्टार्ट हो गया। वोल्टेज सप्लाई आना जैसे स्टार्ट हुआ, स्टेटर के अंदर आपके पास में क्या है, 3 फेज वाइंडिंग्स हैं। उन 3 फेज वाइंडिंग्स की वजह से आपके पास में क्या होगा, आरएमएफ क्रिएट होगा जो कि इस एयर गैप में फ्लो करेगा। तो यहां मैं इस डायरेक्शन में आपका जो है आरएमएफ फ्लो करा देता हूं। ये आपका आरएमएफ फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपके पास आपका आरएमएफ फ्लो करेगा। इसको हमने क्या बोला है, आर, ये एनएस स्पीड से। ठीक है, तो आपका जो आरएमएफ है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से एनएस स्पीड से घूमेगा इस डायरेक्शन में। इसके बाद में यहां रोटर में क्या है, बहुत सारे कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं। उन कंडक्टर्स के साथ में जब ये फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका कट होगा तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट क्लोज्ड है, करंट आएगा। करंट आएगा तो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मतलब टॉर्क आएगा। टॉर्क की वजह से आपका जो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट भी आपका घूमेगा किस स्पीड से, शाफ्ट आपका घूमेगा अब ये यहां पे इस डायरेक्शन में किस स्पीड से घूमेगा, ये अब आपका घूमेगा एन स्पीड से। ठीक है, आपका ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट अब आपका घूमेगा एन स्पीड से। रोटर, आप शाफ्ट बोलो या रोटर बोलो, रोटर घूमेगा एट एन स्पीड से। आरएमएफ आएगा एनएस स्पीड से, रोटर आएगा आपका एन स्पीड से। सेम डायरेक्शन में आपके पास ये घूमने वाला है। अब अगर ये सेम डायरेक्शन में घूमता है तो अगर रोटर मेरा एन स्पीड से घूम रहा है तो मेरे पास यहां आउटपुट पे जो मैं लोड कनेक्ट करूंगा, जो मुझे मैकेनिकल इनपुट जिसके लिए चाहिएगा, वो मैं यहां अगर कनेक्ट कर दूंगा तो उसके टाइम पे क्या बोल सकता हूं मैं कि यहां से मैं क्या कनेक्ट करने वाला हूं अपना, यहां से मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मैंने कनेक्ट कर रखा है अपना लोड। क्लियर है ये चीज? यहां अगर मैं इन सबको नाम देता हूं तो ये मेरे पास में क्या है, मेरा स्टेटर, ये है मेरा स्टेटर, ठीक है, ये है मेरा रोटर, और ये मेरे पास में क्या है, एयर गैप, ये है एयर गैप। ये हो गया मेरा स्टेटर, ये हो गया रोटर, यहां आपने कनेक्ट कर रखा है अपना लोड। ये चीज क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि इसमें और कौन कौन सी चीजें आप यहां पे लगा सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास रोटर एनी स्पीड से घूम रहा है तो रोटर पे जब मैं लोड कनेक्ट करूंगा तो वहां पे भी एक ना एक फोर्स क्रिएट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लोड टॉर्क बोलेंगे, है ना। उस लोड टॉर्क को हम क्या बोलेंगे, या शाफ्ट टॉर्क आप बोल सकते हो। तो शाफ्ट टॉर्क का नाम क्या दे सकते हैं हम, टीएसएच बोल सकते हैं उसको, शाफ्ट टॉर्क बोल सकते हैं हम उसको, है ना। यहां हमारे पास में क्या क्रिएट हो जाएगा, एन स्पीड से ये घूम रहा है और जो टॉर्क क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, टीएसएच, शाफ्ट टॉर्क। और यहां जो टॉर्क क्रिएट होगा अपने पास में उसको क्या बोलेंगे हम, टीएसटी, स्टार्टिंग टॉर्क। ये चीज क्लियर है? ये वर्किंग प्रिंसिपल अपना इससे क्लियर हो गया। हमें यहां पे ध्यान रखना है पावर स्टेजेस, मतलब हमने कितनी कितनी पावर दी तो कितने कितने लॉसेस हुए। तो लॉसेस पे अगर फोकस करते हैं, अगर हम यहां से लॉसेस पे फोकस करते हैं तो लॉसेस कितने कितने हो रहे थे वो लॉसेस देखिए अब एक बार। अगर मैं स्टेटर पे बात करता हूं, है ना, अगर मैं स्टेटर पे बात करता हूं तो स्टेटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, देखिए स्टेटर पे मेरे पास में दो तरह से लॉस हो गए। कौन कौन से लॉस हो गए स्टेटर पे? एक तो हो गया मेरे पास में स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, और दूसरा मेरे पास में क्या हो गया, स्टेटर कॉपर लॉस। स्टेटर में भी 3 फेज वाइंडिंग है तो वहां पे भी कॉपर लॉस हो जाएगा। तो स्टेटर में मेरे पास में 2 लॉस हो गए। अब अगर मैं एयर गैप में बात करता हूं तो एयर गैप में मेरे पास में क्या स्टेज है, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं तो देखना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए एक सेकेंड, मैं अगर स्टेटर के लॉसेस बनाता हूं तो उनको इस तरीके से बनाता हूं। स्टेटर पे मेरे पास में 2 लॉसेस आ जाएंगे, एक है मेरे पास में कोर लॉस और एक है मेरे पास में कॉपर लॉस। अब अगर आप एयर गैप में बात करते हो तो एयर गैप पे टाइम पे आपको एक चीज क्लियर है कि स्टेटर का जो आउटपुट यहां से मिलेगा आपको इन लॉसेस के बाद में, आपने कुछ इनपुट दिया, इन लॉसेस के बाद में स्टेटर के आउटपुट पे कुछ आपको आउटपुट मिला, वो आउटपुट आपका गया रोटर के इनपुट के लिए। तो ये आपका बराबर होता है किसके, रोटर इनपुट। स्टेटर आउटपुट जो है वो आपका रोटर इनपुट के बराबर होगा।
ठीक है, रोटर इनपुट के बराबर होने के बाद में आपको रोटर में इनपुट मिल चुका है। अब रोटर में कौन कौन से लॉसेज होंगे, तो रोटर में जो लॉसेज होते हैं हमारे पास में वो कौन से होते हैं, रोटर में हमारे पास में 3 फेज वाइंडिंग है और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो बेसिकली वहां पे कौन सा लॉस हो जाएगा, सिर्फ रोटर का कॉपर लॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में रोटर कॉपर लॉस RCL। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोटर कॉपर लॉस यहां पे हो गया। अब रोटर कॉपर लॉस होने के बाद में यहां शाफ्ट पे आपके पास में क्या मिल रहा है, इस वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा, रोटर का आउटपुट। रोटर का आउटपुट जो है आपका, वही आपका क्या है, इंडक्शन मोटर का आउटपुट, या फिर आप क्या बोल सकते हो आपके लोड के लिए इनपुट का काम करेगा। तो रोटर का आउटपुट कितना हो गया आपका, मेन आउटपुट या इंडक्शन मशीन का जो आउटपुट हो गया वही आपका रोटर का आउटपुट है। अब यहां पे एक चीज ये भी आती है कि जो ये शाफ्ट घूम रही है, तो शाफ्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे। तो शाफ्ट में जो लॉसेज होते हैं वो कौन से होते हैं, शाफ्ट में जो लॉसेज होते हैं उसको हम बोलते हैं रोटेशनल लॉसेज। रोटेशनल लॉसेज हम इसको बोल सकते हैं, या हम क्या बोलेंगे इसको, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन की वजह से जो लोड है, शाफ्ट आपकी घूम रही है, लोड आपने कनेक्ट किया तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन लॉसेज। फ्रिक्शन या विंडेज लॉसेज आप कुछ भी बोल सकते हो, हम यहां पे लिखते हैं फ्रिक्शन लॉसेज। तो रोटेशनल लॉसेज यहां पे हो जाएंगे। तो कितने तरह के लॉसेज हमारे पास में हो गए, हमने सप्लाई दी, स्टेटर को कुछ इनपुट मिला, है ना, स्टेटर को जो इनपुट मिला, स्टेटर के आउटपुट तक पहुंचने से पहले वहां हमारे पास में स्टेटर के कोर लॉस और स्टेटर के कॉपर लॉस हो गए। स्टेटर का जो आउटपुट आया वो रोटर के इनपुट के बराबर होगा। रोटर को जो इनपुट मिला, रोटर के इनपुट में से आपने कॉपर लॉस हटा दिया तो वो रोटर का आपका आउटपुट हो गया। रोटर का जो आउटपुट हुआ अपने पास वही आपका मेन आउटपुट है, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ लॉसेज और हो रहे थे जिसको हम फ्रिक्शन या विंडेज लॉस बोल रहे थे या रोटेशनल लॉसेज बोल रहे थे। तो इस तरीके से इतने तरह के अलग अलग स्टेजेस पे आपके पास में लॉसेज होंगे इंडक्शन मोटर में, जिसके बेसिस पे अगर आपने मान लो कि इनपुट सप्लाई पे आपने दिया कितनी पावर, सम 100 अमाउंट ऑफ पावर आपने यहां से दी, तो आपको आउटपुट पे जो उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट मिलेगा वो 100 इक्विवेलेंट के बराबर नहीं मिलेगा, वो आपको उससे कम मिलेगा, क्योंकि बीच में जो भी लॉसेस थे ये उसको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। सारे लॉसेस जो होंगे उनको भी कुछ ना कुछ पावर जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जो मिलेगा वो 100 अमाउंट ऑफ पावर के इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा, जबकि उससे कम मिलेगा। ठीक है, ये डायग्राम के बेस पे आपको ये चीज क्लियर करनी है। मैं एक बार वापस से सारी चीजें लिख देता हूं नोट्स के बेसिस पे कि स्टेटर में कौन कौन से लॉस होते हैं, एयर गैप में क्या होता है, रोटर में क्या होता है, वो सारी चीजें एक स्लाइड में मैं वो सारे लॉसेस के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए कैसे होगा। तो अगर हम स्टेटर लॉसेस की बात करते हैं, सबसे पहले स्टेटर लॉसेस की अगर बात करते हैं तो यहां पे कौन से लॉस हो रहे थे हमारे पास में स्टेटर में हो रहा था स्टेटर कोर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस, है ना। कौन कौन से हो रहे थे, एक हो रहा था हमारे पास में कोर लॉस और दूसरा होता था कॉपर लॉस। ठीक है, दूसरी अगर बात करते हैं रोटर लॉसेस की, तो रोटर में कौन कौन से लॉसेस हो रहे थे हमारे पास में, रोटर में हमारे पास में हो रहा था रोटर का कॉपर लॉस। ठीक है, रोटर का कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं RCL। इसके बाद में जो मैकेनिकल लॉसेस हमारे पास आ रहे थे और दूसरे मैकेनिकल लॉसेस, इनके अलावा स्टेटर और रोटर के अलावा जो लॉसेस हो रहे थे वो कौन कौन से थे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ये भी हमारे पास में दो तरीके के थे। पहला कौन सा था, फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, और दूसरा है विंडेज लॉस, विंडेज लॉस। मैकेनिकल लॉस के अंदर ये दो पार्ट होते हैं। फ्रिक्शनल मतलब कुछ फ्रिक्शन के थ्रू अगर कोई एनर्जी वहां पे लॉस हो रही है तो उसको फ्रिक्शनल लॉस बोलेंगे। विंडेज लॉस मतलब वो मैकेनिकल डिसबैलेंस अगर हो जा रहा है, सिंस स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप ही तो है, कुछ और स्ट्रक्चर पे तो वो कनेक्टेड है नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से ही वो घूम रहे होते हैं। तो रोटर जब घूमती है तो मैकेनिकली डिसबैलेंस हो जाती है, ऐसे घूमनी चाहिए थी, किसी कोई सपोर्ट तो उसको मिला हुआ नहीं है, तो मैकेनिकल सपोर्ट तो वहां नहीं है, मैग्नेटिक सपोर्ट है। मैग्नेटिक सपोर्ट की वजह से जब वो घूमती है तो कुछ ना कुछ विंडेज या कुछ ना कुछ मैकेनिकल डिसबैलेंस होती हुई घूमती है, जिसकी वजह से भी मेरे पास में लॉसेस होते हैं, उसको बोलते हैं विंडेज लॉस। ठीक है, एयर गैप में हमारे पास में कोई लॉस नहीं होता, एक ही स्टेज बची थी हमारे पास में एयर गैप, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नो लॉसेस। एयर गैप में हमारे पास में कोई लॉस यहां पे नहीं होता है। जिस तरीके से हम ट्रांसफार्मर के कोर की बात करते थे कि वहां पे लीकेज फ्लक्स होता है, वहां पे लॉसेस होते हैं, बट एयर गैप यहां पे इंडक्शन मोटर में इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते हमारे पास में। स्टेटर पे लॉस होते हैं, रोटर पे लॉस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं, बट एयर गैप में कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से लॉसेस आपने ध्यान रखे। अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ पावर दे रखी है तो आप ये सारे लॉसेस निकालो, उनको माइनस करो, तब जाके आपको पावर रिलेशन निकल के आएगा, आउटपुट पे एग्जैक्टली कितनी पावर आपको मिल रही थी। ठीक है,
तो इंडक्शन मोटर के लॉसेस के अलावा अब हम क्या देखेंगे कि इंडक्शन मोटर को जब हमने प्रोसेस सारा समझ लिया है, उसके लॉसेस के बारे में पता चल चुका है, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पता चल चुका है, उसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने बना लिया है, टॉर्क और स्लिप के बीच में रिलेशन भी हमने देख लिया है, तो अब इसको काम करना स्टार्ट कराते हैं। मतलब हमने उसका कंस्ट्रक्शन कर लिया, वाइंडिंग कर ली है, प्रोसेस समझ चुके हैं, लॉसेस कहाँ कहाँ होंगे वो हमारे माइंड में है, रनिंग कंडीशन किस तरह से आएगी वो भी हमारे माइंड में है। अब हम इसको वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। आपने इंडक्शन मोटर बना लिया, ये बॉक्स जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये बॉक्स एक तरह से क्या है, आपका इंडक्शन मोटर है। यहां से आप इसके अंदर इनपुट दोगे, ठीक है। तो इनपुट देते ही आपने क्या किया, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी। क्या स्टार्ट करने में कोई दिक्कत आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। स्टार्ट करने में आपको पता नहीं कितना करंट चाहिए, किस अकॉर्डिंगली वो करंट आएगा। तो अगर वो प्रॉब्लम आ रही है, हाई करंट आ गया तो वाइंडिंग्स जल जाएंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या बनाया, अब स्टार्टिंग के मेथड्स बनाए। आपके पास में डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं इंडक्शन मोटर में। उसके बाद में जब स्टार्ट हो गई है मोटर, तो वो रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। अगर रनिंग कंडीशन में आ चुकी है तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा, उसकी स्पीड। तो उसको बोलेंगे स्पीड कंट्रोल स्पीड। स्पीड अगर आपने कन्वर्ट कर ली है, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर ली है, तो अब उसको रोकना भी पड़ेगा। उसके लिए हम बनाएंगे उसके ब्रेकिंग मेथड्स। तो ये 3 तरह की अलग अलग चीजें हैं। हमने इंडक्शन मोटर में पढ़ना है स्टार्टिंग मेथड्स, उसके स्पीड कंट्रोल मेथड्स और ब्रेकिंग मेथड्स। अब आपके सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इस सिलेबस में एक्चुअली आपको स्टार्टिंग मेथड और स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में ही बताने के लिए बोला गया है। बट क्या करना है अपन ने, हम इन स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग मेथड्स के नाम देखेंगे, उनको एक बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो काम होते हैं। हम डीप नॉलेज नहीं लेंगे, हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे। उन सब के नाम हम पता रखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स एक्चुअली होते हैं। वो नाम तो आपने पता होने चाहिए, सारे मेथड्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, और उन मेथड्स में एक्चुअली हो क्या रहा है। एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा कि किस तरह से वो चीजें चेंज हो रही हैं या किस तरीके से आपको उस सब चीजों को कंट्रोल करने को मिल रहा है। यहां देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब स्टार्टिंग मेथड्स में आपको वही सारा कंसेप्ट एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा कि मान लो आपने इंडक्शन मोटर बना ली है, आपने इनपुट दे दिया। इनपुट देने के बाद में आपने स्विच ऑन किया सप्लाई का स्विच ऑन करते ही वहां से आपको वोल्टेज और करंट जो है वो मिलेगा आपके सप्लाई में या आपके प्राइमरी साइड की वाइंडिंग में, जिसको हम बोलते हैं स्टेटर की वाइंडिंग में। जैसे ही स्टेटर की वाइंडिंग में आपके पास में करंट आया, आपके पास आरएमएफ क्रिएट हुआ, सारी चीजें हुई। एट द एंड आपके पास रोटर जो है वो घूमने लग गई। रोटर पे आपने अगर लोड कनेक्ट कर दिया तो लोड की वजह से उसकी स्पीड में जो कमी आएगी, उस स्पीड में कमी की वजह से आपके पास सप्लाई साइड से करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब वो जो करंट आया है, क्या वो करंट कितना आया है, उसको कंट्रोलेबल करंट आपने लेना है कि नहीं लेना है, आपने वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग मेथड्स के अंदर या स्टार्ट करने के लिए हमको एक प्रॉब्लम और फेस करनी ये पड़ी थी कि हमने जैसे उसको सप्लाई ऑन किया, आपके पास आरएमएफ आया, लेकिन आरएमएफ के वजह से जो उसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था या जो टॉर्क क्रिएट हुआ था, उस टॉर्क के अकॉर्डिंगली आपकी रोटर नहीं घूम पा रही। क्यों? क्योंकि रोटर के जो अपने पास रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस कनेक्टेड हैं, उनकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आपने जो लोड कनेक्ट कर रखा है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आपने हाई लोड कनेक्ट कर दिया जबकि वो उस अकॉर्डिंगली घूम ही नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, आपने सप्लाई ली, सप्लाई से करंट आया, अब टॉर्क क्रिएट हो चुका है। टॉर्क का मतलब ये है कि अब वो घूम जाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी रोटर नहीं घूम रही है और वहां से कंटिन्यूअसली आपके पास में सप्लाई आई जा रही है, तो रोटर सर्किट में क्या होगा, एक बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। अगर करंट बहुत ज्यादा यहां पे आ गया, उस अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, मतलब वो शाफ्ट नहीं घूम पा रही है, तो हाई करंट आने की वजह से क्या होगा, आपकी रोटर की वाइंडिंग्स जल जाएंगी। तो आपने करना क्या है, ये मेन फोकस को इसी चीज को मेन फोकस करते हुए आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें स्टार्टिंग में जो हाई करंट वहां से मिलने की संभावना होती है उसको हमें कम करना है। जितने भी सप्लाई मेथड्स हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ेगे, वो सारे के सारे मेथड क्या काम करेंगे, आपके स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से हमारी वाइंडिंग्स जो है वो जले ना। ठीक है, उन मेथड्स के बारे में आपको बताता हूं। उससे पहले मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग करंट को हमें कंट्रोल करना है, तो स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करने के पहले हमें यह देखना पड़ेगा स्टार्टिंग करंट डिपेंड किन किन चीजों पे करता है ना। तो स्टार्टिंग करंट का मैं एक फॉर्मूला आपको लिखता हूं। स्टार्टिंग करंट जो होता है IST, वो किस किन चीजों पे डिपेंड करता है। IST इज इक्वल टू SE2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। तो आपको यहां पे ये चीज क्लियर हो गई कि आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो रोटर के EMF पे डिपेंड करता है, रोटर के पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है ना, रोटर के पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है ये। अब अगर ये रोटर के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है
तो रोटर के पैरामीटर्स एक्चुअली डिपेंड और किन चीज़ों पे कर रहे थे, वो भी इनडायरेक्टली आपके स्टेटर पे डिपेंड कर रहे थे। सप्लाई वोल्टेज पे जो सप्लाई आ रही है उन सारी चीज़ों पे डिपेंड हो रही थी वो सारी चीज़ें। अब यहाँ जो आपको स्टार्टिंग करंट का रिलेशन पता है तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग मेथड्स एक्चुअली क्या काम करते हैं, तो कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट, टू कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट्स, टू कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट को आपने कंट्रोल करना है, इसलिए आपने स्टार्टिंग मेथड्स बनाया। अब वो स्टार्टिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको वो बताता हूं, थोड़ा सा उनका ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। देखिए पहले हमारे पास में पहला मेथड जो स्टार्टिंग का होता है वो कौन सा होता है, स्टार्टिंग मेथड्स में पहला कौन सा होता है, स्टार्टिंग मेथड्स, स्टार्टिंग मेथड्स पहला हमारे पास में होगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। आपने नाम ध्यान रखना है इनका, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर। स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर्स ही काम आते हैं, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग को हम क्या बोलेंगे, DOL स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, है ना। हम क्या बोलेंगे अब इसको, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। स्टेटर रेजिस्टेंस के बाद में, स्टेटर रेजिस्टेंस के बाद में हमारे पास में क्या होगा, स्टेटर रेजिस्टेंस के बाद में हमारे पास में क्या होगा, एक अगला ऑटो ट्रांसफार्मर। आप ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू भी ये काम कर सकते हो, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर के अलावा फोर्थ हमारे पास में क्या होगा, हम और किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार डेल्टा। एक स्टार्टर होता है हमारे पास में स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, है ना। और स्टार डेल्टा के बाद में लास्ट हमारे पास में क्या बचेगा, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लेंगे तो भी स्टार्टिंग करंट कंट्रोल हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, अब इन सारे मेथड्स में हमारे पास में स्टार्टिंग के कितने मेथड्स होते हैं, स्टार्टिंग मेथड्स इंडक्शन मोटर के हमारे पास में कितने होते हैं, 5 मेथड्स होते हैं हमारे पास में। और इन पांचों मेथड्स को हमें ध्यान रखना है, इन पांचों मेथड में सिंस हमारे पास में 2 तरह की इंडक्शन मोटर होती है, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। तो स्क्वायरल केज में 1, 2, 3 एंड 4 ये जो 4 मेथड हैं ये यूज आते हैं हमारे पास फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और जो लास्ट वाला हमारे पास में है रोटर रेजिस्टेंस, ये काम आता है फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, 5 तरह के हमारे पास मेथड्स हैं स्टार्ट करने के, डायरेक्ट ऑनलाइन, स्टेटर रेजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा ये काम आएंगे स्क्वायरल केज, और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग काम आएगा हमारे पास में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। अब यहां पे बात ये है कि ये सारे मेथड्स जो हैं ये एक्चुअली इसमें जो स्क्वायरल केज के मेथड्स हैं ये स्टेटर साइड से काम आते हैं, जबकि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के जो मेथड है वो हमारा रोटर साइड से काम आता है। हो एक्चुअली क्या रहा होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने सिंपल एक कनेक्टर लगा रखा है, वहां पे एक स्टार्टर लगा रखा है सिंपली, जो कि स्टार्टिंग वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब डायरेक्ट लाइन से वो सप्लाई ले रहा है, जितनी सप्लाई आ रही है उस अकॉर्डिंग वो आपका घूमना चाहिए, नहीं घूमेगा तो खराब हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये सिंपलेस्ट मेथड होता है। जब हमने इंडक्शन मोटर बनाई थी तो सिंपलेस्ट मेथड मतलब स्विच में कनेक्ट करो, ऑन करो, मोटर आपकी काम करने लग जाएगी। ये आपके पास में कब कब काम किया था, जब आपके पास में स्मॉल रेटिंग मशीन्स थी, तो वो सिंपली टॉर्क मिला, उस अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट देना स्टार्ट हो गया था। लेकिन DOL स्टार्टर में प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई, जब आपने हाई लोड वहां पे कनेक्ट किया और जितना आपको टॉर्क मिल रहा था उस अकॉर्डिंग वो रोटर घूम नहीं पा रही थी, हाई करंट आ रहा था, उस हाई करंट को आपने अब कंट्रोल करना है। तो DOL स्टार्टर का सिंपल मतलब क्या हो गया, आपने सप्लाई से सप्लाई ली, मतलब सप्लाई से आपने वोल्टेज लिया, वो जो करंट आया उसके अकॉर्डिंग वो घूमने लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया, DOL स्टार्टर काम आता है सिर्फ स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए, लार्ज रेटिंग मशीन में काम नहीं आएगा, पहला। दूसरा, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, मतलब स्टेटर के जो रेजिस्टेंस है, स्टेटर का जो वाइंडिंग है उसके रेजिस्टेंस को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, स्टार्टिंग करंट वो कंट्रोल हो जाएगा। मतलब क्या होता है, स्टेटर के अंदर ही सप्लाई आ रही थी, उसी में करंट फ्लो कर रहा था, उसी के बाद में तो रोटर के अंदर करंट जा रहा था। तो अगर स्टेटर में मेरे पास में करंट आ रहा है, मैं स्टेटर के रेजिस्टेंस को इस तरह से कंट्रोल कर लूं कि स्टार्टिंग में वो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए,
तो करंट कम हो जाएगा, और जब रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो धीरे धीरे मैं उस रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा, रेटेड कंडीशन में ले आऊंगा। ठीक है, ये काम करता है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। आप स्टेटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करो, स्टार्टिंग में हाई वैल्यू पे रखो और रनिंग कंडीशन में आते आते उसको एकदम मिनिमम वैल्यू पे ले आओ, तो आपका स्टार्टिंग करंट कंट्रोल हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तीसरा आपके पास आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये होता है कि आपको जो ट्रांसफॉर्मर, मेन ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उस ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग्स होती है वहां पे आपको टैप्स मिलते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो आपने एक बार ही बनाना है, आपने 100 नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग बना दी। अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे 100 नंबर ऑफ टर्न्स काम में नहीं लेने, मुझे सिर्फ 25 नंबर ऑफ टर्न्स काम में लेना है, तो आप क्या करोगे, 25 पे एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर बना दिया 100 टर्न्स का, जिसमें 25 पे आपने अलग अलग टैप्स दे दिए। आपके अकॉर्डिंग आप इसको 25 में काम में ले सकते हो, 50 पे ले सकते हो, 75 पे भी ले सकते हो और पूरे 100 पे भी ले सकते हो। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो उसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी सेम काम करता है। सप्लाई से जो करंट आया, स्टार्टिंग में उसने अपनी पूरी वाइंडिंग्स दे दी, मतलब हाई रेजिस्टेंस मिल गया, करंट कम हो गया, धीरे धीरे उसने अपनी टाइपिंग को चेंज कर लिया, रनिंग कंडीशन में आते रेजिस्टेंस 0 कर दिया, तो आपके पास स्टेटर पे रेजिस्टेंस जो पड़ता है वो अब कम हो जाएगा, करंट जो आ रहा था वो कंट्रोल हो चुका है। फोर्थ वन आपका आता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, आपने जब मल्टीफेज सिस्टम पढ़ा था एसी सर्किट में, उसमें हमने देखा था दो तरह से इंटरकनेक्शन कर सकते हैं, स्टार एंड डेल्टा में। स्टार में क्या होता है, स्टार में हमारे पास में जो करंट है वो सेम रहता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, जबकि डेल्टा में लाइन करंट जो होता है वो ज्यादा होता है, फेज करंट कम होता है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में करंट कम करना है। कौन से कनेक्शन में करंट कम हो रहा है, डेल्टा में। डेल्टा में जो करंट आ रहा था वो अंदर फेज में घुसते ही कम हो जा रहा था, है ना। तो हमें करना क्या है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें उस सिस्टम की स्टार्टिंग में, मतलब जब हम सप्लाई से ऑन कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो कनेक्शन रहे डेल्टा में, और जैसे ही रनिंग कंडीशन में आ जाए वो कनेक्ट हो जाए स्टार में। तो स्टार्टिंग करंट आपको कम मिल जाएगा, रनिंग करंट आपको नॉर्मली मिल जाएगा स्टार कनेक्शन के थ्रू। तो इस तरह से स्टार्टिंग में रहना चाहिए डेल्टा कनेक्शन, बाद में रहना चाहिए स्टार कनेक्शन। तो ये कनेक्शन को बनाने के लिए हमने एक स्विच बनाया था जिसका नाम होता है TPDT स्विच, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। यहां पे मैं उसको लिख देता हूं एक बार। इसके लिए हम क्या काम में लेंगे, TPDT स्विच, है ना, और इसका नाम हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, डबल थ्रो, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। आप एक स्विच काम में लेते हो इस स्टार को डेल्टा में इंस्टेंटली कनेक्ट करने के लिए। ट्रिपल पोल डबल थ्रो मतलब 3 फेज सप्लाई आ रही है तो 3 पोल्स होने चाहिए। तो अगर एक बार वो डेल्टा में कनेक्टेड है और दूसरी बार स्विच करोगे तो वो स्टार में कनेक्ट हो जाएंगे, तो डबल थ्रो हो रहा है ये, और ट्रिपल पोल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं TPDT स्विच। ये हो गया हम स्टेटर साइड से कंट्रोल करने के मेथड्स। अब बात करते हैं रोटर साइड से। आपको यहां पे एक चीज क्लियर हुई थी कि स्टार्टिंग करंट आपका रोटर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा था यहां से, है ना। अगर ये रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो सिंपली आप स्लिप रिंग के थ्रू आपके रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करो। किस तरह से कंट्रोल हो सकता है यहां पे, कि अगर रोटर का रेजिस्टेंस मेरे पास में क्या होगा, बहुत हाई होगा, तभी तो स्टार्टिंग करंट मेरे पास में कम होगा, है ना। तो आपने क्या किया, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में स्लिप रिंग के थ्रू स्टार्टिंग कंडीशन पे वहां पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, उसकी वैल्यू एकदम हाई भी ले आए आप, तो स्टार्टिंग करंट भी कम मिल जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा मिल जाएगा, और जब रनिंग कंडीशन में आएगा उसके रेजिस्टेंस को हमने एकदम मिनिमम पे कर दिया, तो हमको रेटेड करंट और रेटेड टॉर्क मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे पास स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं। 5 स्टार्टिंग मेथड्स हैं इंडक्शन मोटर के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंडक्शन मोटर के रनिंग कंट्रोल, या हम बोलेंगे उसको स्पीड कंट्रोल मेथड्स, उसके बाद में हम देखेंगे उसके ब्रेकिंग मेथड्स। ठीक है, थैंक यू।